अगर फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड एक सुचालक की भांति कार्य करने लगेगा तो उस सिचुएशन पर उसमें धारा किधर से किधर बहेगी, P से N की तरफ बहेगी या N से P की तरफ बहेगी। इसको अंदाजा लगाया आपने। इसको देखकर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी तो ये सब आपस में मिक्स हो सकते हैं। अगर ये मिक्स हो सकते हैं तो जितने ये होल्स हैं ये सब इधर जाना शुरू कर देंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इधर आना शुरू कर देंगे। होल्स सब इधर से उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स सब इधर से इधर आ रहे हैं। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये जिस दिशा में चलेगा धारा की दिशा वही रहेगी। ये किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट, P से N की तरफ। इसका मतलब है इसकी वजह से जो करंट बहेगी वो P से N की तरफ बहेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन N से P की ओर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन इसके उल्टी दिशा में हो जाएगी, अर्थात P से N की तरफ हो जाएगी। तो होल्स की वजह से भी करंट P से N और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट P से N। तो अगर पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसमें से करंट पास होगी और वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आंसर है करंट की डायरेक्शन होगी P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर। और यही रीजन था कि जो ट्रायंगुलर शेप की नोक बनाई गई थी वो P से N की तरफ बनाई गई है। क्यों, क्योंकि जब करंट बहेगी तो किधर से किधर बहेगी, P से N की तरफ बहेगी, N से P की तरफ फ्लो नहीं होके आएगी करंट। तो जो उसका सिंबल हमने बनाया था ना, ट्रायंगुलर शेप, बार शेप, उसमें ट्रायंगल की नोक आप देखो किधर की तरफ रखी गई थी, P से N की दिशा में ऐसा रखा गया था। उल्टा ट्रायंगल नहीं बनाया हमने उस पर। कुछ बात समझ आ रही है आपको। तो ये रीजन था सिंबल में त्रिभुज की नोक का P से N की तरफ बनाने का। क्यों, क्योंकि वो नोक क्या दिखाती है हमको, डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर फॉरवर्ड बायस है और करंट फ्लो होगी पीएन जंक्शन डायोड में तो वो N से P की तरफ नहीं होगी, P से N की तरफ करंट फ्लो होगी। कुछ बात समझ में आ रही है आपको। इसलिए हमने सिंबल भी वैसा ही उसको बनाया ताकि सबको आसानी से ध्यान बना रहे और समझ में आ जाए अच्छे से। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ था कि फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है और उससे हमने अंदाजा लगाया कि अगर हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से जोड़कर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा। सबका एक ही रिजल्ट मिला कि उसका बिहेवियर होगा कि वो एक सुचालक की तरह काम करेगा और अपने P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर धारा को बहने के लिए अलाउ करेगा, बहने देगा उसको वो। ठीक है, ऐसा ही एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स बना के देखना चाहते हैं रिवर्स बायसिंग जंक्शन डायोड का, कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्शन देंगे तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा होगा। क्या वो करंट को फ्लो होने देगा या नहीं फ्लो होने देगा। फ्लो होने देगा तो किसकी वजह से बहेगी, मेजॉरिटी की वजह से या माइनॉरिटी की वजह से, और ज्यादा बहेगी कि कम बहेगी, कंडक्टर बनेगा कि इंसुलेटर रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं किसको लेकर के, रिवर्स बायस डायोड को लेकर के, कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को उत्क्रम अभिनत जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको एक झटके में मिल सकते हैं अगर आप रिवर्स बायस जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक शोज द बिहेवियर ऑफ दैट डिवाइस, वो आपको उसका बिहेवियर दिखाता है। तो अब हम फिर से ये काम करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हमने फॉरवर्ड बायस में किया था, आज हम रिवर्स बायस में करेंगे वही काम। तो पीएन जंक्शन जो होगा हमारा, उसको रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे हम। समझ में आ गया आपको। ओके, रिवर्स बायस कनेक्शन, सबसे पहले तो हमको कनेक्शन ही बनानी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है, क्या क्या चाहिए आपको कनेक्शन अगर करनी है, जो हमको कल चाहिए था वही हमको आज चाहिए। बस फॉरवर्ड और रिवर्स में एक डिफरेंस केवल आ जाएगा कि बैटरी का प्लस और माइनस, उसकी जो पोलैरिटी है वो हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे बस। इसके अलावा तो और कुछ करना नहीं है। डायोड की जगह डायोड ही हमको चाहिए, एक बैटरी भी चाहिए हमको ताकि हम उसका कनेक्शन कर सकें सर्किट में। तो एक डायोड चाहिए, एक बैटरी चाहिए हमको, और उसके साथ और क्या क्या चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए ताकि हम ये पढ़ सकें कि हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं उसको, और एक अमीटर भी चाहिए, एम्पियर मीटर भी हमको चाहिए
ताकि हम ये पढ़ सकें कि सर्किट में इतना वोल्टेज देने से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो 4 चीजें आज भी चाहिए। 5वीं की जगह पे क्या चाहिए? छोटे मोटे तार चाहिए ताकि तार जोड़ सके। डिवाइस चिपका के तो रख दो ही दोगे ना आप, तो तार चाहिए हमको, जो कनेक्शन वायर्स होंगी उनसे हम कनेक्ट कर लेंगे। और कैसे कनेक्शन देना है आप ध्यान से देखिए। ये हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बना लिया। दिस इज पी रीजन ऑफ दैट पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस बार शोज द एन रीजन। ओके, इसके बगल में ये हमने तार लगाई, ये बैटरी में लेके आए सीधे। आप देखो आज बैटरी की कनेक्शन क्योंकि मुझे रिवर्स बायस में करनी है, एंड इन रिवर्स बायस P region is connected to the negative terminal of the battery, while negative type semiconductor or N region is connected to the positive terminal of the battery. उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस करते वक्त। तो मैंने वही किया, P रीजन को किससे जोड़ दिया? नेगेटिव टर्मिनल से, और N रीजन को किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से। रिवर्स बायस कर दिया तो डायोड हो गया, बैटरी हो गई। अब ये बैटरी जो हम लगाएंगे इसके साथ एक रियोस्टेट भी हमने लगा दिया। ये वेरिएबल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। वेरिएबल वोल्टेज का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज। देखो बेटा, अगर आप केवल बैटरी का सिंबल बनाओगे ऐसे, तो ये केवल वोल्टेज सप्लाई सोर्स का सिंबल है बस। लेकिन जब आप इसके साथ में ऐसे भी बना देते हो ऐसे, तो ये वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स हो जाता है। इसका मतलब है इसमें बैटरी के साथ हमने क्या लगा दिया? एक रियोस्टेट भी कनेक्ट कर दिया है। तो अलग से रियोस्टेट को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये एक छोटा सा एरो बना देना रहता है हम लोगों को। कुछ बात समझ में आई? तो अगर ये वाला फिगर बनाया है आपने, तो इसका क्या मतलब है? ये कांस्टेंट वोल्टेज आपको देगा। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप 12 ही ले सकते हो उससे। लेकिन अगर हमने फिगर ऐसा बना दिया, ये हमको शो करेगा कांस्टेंट वोल्टेज, और ये कौन सा वोल्टेज शो करेगा? वेरिएबल वोल्टेज, परिवर्ती वोल्टेज हमको शो करेगा। तो फिगर में ऐसा बना दिया, इसका मतलब एक बैटरी, और बैटरी के साथ में रियोस्टेट भी कनेक्ट कर दिया। तो अलग से नहीं कनेक्ट करते, हम तीर बना देते हैं सीधे बस। अब इसका वोल्टेज हम बदलेंगे, इसका हम घुमाएंगे, जो भी हमारा तरीका होगा, मैकेनिज्म होगा, वो हम यूज करके इसको घुमाएंगे और इसको देने वाला वोल्टेज बदलेंगे। तो हमने कितना वोल्टेज दिया है हम उसको कहां से पढ़ेंगे? उसके लिए हमको एक वोल्ट मीटर चाहिए। तो हमने इसके पैरेलल में, समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर यहां लगा दिया। हम जब इसको घुमाएंगे वोल्टेज बदल के 1 वोल्ट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 कर देंगे, यहां से पढ़ लिया करेंगे कि कितना दिया हमने। हमको तो नहीं दिखता ना, तार को देखकर तो नहीं बता सकते कितना वोल्टेज है। आपके घर में 220 वोल्टेज आ रहा है कि 100 वोल्ट आ रहा है, आप तार देख के जान जाते हो? आप तो नहीं जान पाओगे। आपको उसके लिए एक वोल्ट मीटर देखना पड़ेगा, और उसमें जितनी रीडिंग आएगी वो आप पहचान पाओगे। उससे केवल तार देख कर तो नहीं जान जाते ना कि बल्ब देख के समझ जाओगे 220 वोल्ट है कि 100 वोल्ट आ रहा है। उसके लिए वोल्ट मीटर चाहिए, पैरेलल में लगाएंगे, ये आप जानते हो। आप कितना वोल्टेज देने से कितनी करंट वो अपने अंदर से फ्लो करेगा या नहीं करेगा, उसको देखने के लिए मुझे एक अमीटर चाहिए, और अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सीरीज विद द डिवाइस। डिवाइस के साथ हमेशा उसको सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाली जो तार आई थी इसको बीच में से काट दिया, और काट करके उसमें बीच में अमीटर रख के जोड़ दिया, दोनों टर्मिनल उसके हमने। अब ये हमको क्या बताता रहेगा? करंट, कि जब आपने वोल्टेज बदला, इतना कर दिया तो कितनी करंट आ गई, बढ़ाकर 2 कर दिया कितनी करंट आ गई, 3 वोल्ट कर दिया अब कितनी करंट है, ये हर बार आपको शो करता रहेगा। यहां पर जो हम अमीटर यूज करेंगे, ये अमीटर का कैलिब्रेशन माइक्रो एम्पियर में रहा करेगा। देखिए, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है जब आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आपको मौका मिलता है ये एक्सपेरिमेंट करने का स्कूल में, तो इस सिचुएशन पर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब आप फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए जो कनेक्शन करेंगे जाके फॉरवर्ड बायस का, उसमें अमीटर कौन सा लगाएंगे आप? जिसका कैलिब्रेशन मिली एम्पियर में हुआ है। समझ में आया? और रिवर्स बायस में कौन सा वाला अमीटर, एम्पियर मीटर आपको लगाना है? जो माइक्रो एम्पियर में कैलिब्रेट किया गया है। समझ में आया? क्योंकि ये रिवर्स बायस है, इसमें करंट और भी कम आएगी। माइक्रो मिली से 1000 गुना छोटा होता है। मिली होता है 10⁻³
और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो जो होता है वो मिली से 1000 गुना कम होता है, छोटा रहता है। तो यहां पर क्योंकि रिवर्स बायस है, इसमें करंट और भी कम आएगी, उसमें मिली एम्पियर की कोटि की आती थी, इसमें उससे भी कम हो जाएगी, इसलिए हमने माइक्रो एम्पियर की कोटि का एमीटर यूज किया हुआ है। समझ में आया? तो जब आप स्कूल में ये वाला एक्सपेरिमेंट कभी करने का मौका मिले तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि अगर फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो कनेक्शन करते समय आप जो एम्पियर मीटर लगाओगे वो कौन सा एम्पियर मीटर लगाओगे? मिली एम्पियर मीटर आप यूज करोगे। और रिवर्स बायस का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें माइक्रो एम्पियर मीटर आप यूज करोगे। याद रहेगा सबको? वोल्टेज में वोल्ट में ही हम यूज करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ये कनेक्शन कर दी हमने, इसका मीनिंग समझ में आ गया सबको कि अगर केवल ऐसा बना है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब एक ऐसा वोल्टेज जो बिल्कुल बंधा हुआ वोल्टेज आपको देगा। अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो तुम 6 का 7 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, कांस्टेंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर आपने बैटरी के साथ साथ एक एरो बना दिया है तो ये किस प्रकार का वोल्टेज शो करता है? वेरिएबल वोल्टेज को शो करेगा, परिवर्ती विभवांतर को शो करेगा। आप 12 वोल्ट की बैटरी है, आप चाहोगे 6 वोल्ट भी बना सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, आप बदल सकते हो वोल्टेज इसका, ठीक है ना? ओके, अब हमने कनेक्शन तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हम यहां से वोल्टेज बदलते जाएंगे और इसमें से वोल्टेज और इसमें से करंट पढ़ते जाएंगे और उसको टेबुलेट कर देंगे, टेबल में लिख लेंगे। तो ये हमने टेबल बना के रखी है पहले से ही, ताकि इसको सब बनाने में हमारा वक्त बर्बाद ना हो। तो हमने एक तरफ इसमें क्या ले लिया? वोल्टेज, और दूसरी तरफ हमने क्या ले ली? करंट। समझ में आया? एक तरफ हम वोल्ट मीटर से जो मिला करेगा वो लिखेंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे? एम्पियर मीटर में जो मिलेगा वो नोट कर लिया करेंगे। बस इतना सा हमारा काम है। अब शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उसको बिल्कुल 0 पे रख दिया, इसको घुमा के एकदम कहां कर दिया? तो घुमा के 0 पे आ जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा? इसमें देख लो, इसको घुमाओ और देखो इसको, समझ रहे हैं? घुमाइए इसे पर देखिए इसे, और घुमा के इसको कहां पर ले आइए? 0। तो हमने वोल्टेज कितना कर दिया? करंट भी हमने देखा सर्किट में 0 एम्पियर, 0 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना? करंट भी 0 थी। तो समझ में भी आता है कि जब वोल्टेज अप्लाई ही नहीं कर रहे हो आप, वोल्टेज की सप्लाई दे ही नहीं रहे, एनर्जी बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं, तो करंट क्यों बढ़ेगी भाई? ठीक है ना? ओके, तो ये 0 आ गया। अब हमने इसको दे दिया 1 वोल्ट। ये भी एक याद रखिए कि जब आप रिवर्स बायस में वोल्टेज सप्लाई देंगे, फॉरवर्ड बायस में बहुत छोटा छोटा वोल्टेज सप्लाई करते हैं, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, like this. But in reverse bias connection you will have to supply 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, इस तरीके से आपको सप्लाई देना है। बड़ा वोल्टेज लगाओगे क्योंकि रिवर्स बायस है ये। तो 1 वोल्ट मैंने दे दिया। अब हमने देखा करंट आ गई 1 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर आ गई, फॉरवर्ड बायस में नहीं आई थी। याद आया आपको? इसमें शुरुआत में ही करंट आ गई। हमने दे दिया 2 वोल्ट, 2 माइक्रो एम्पियर। हमने दे दिया 3 वोल्ट, 3 माइक्रो एम्पियर। हम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं करंट हमको मिल रही है। अब हमने कर दिया 4 वोल्ट, 3 माइक्रो एम्पियर, 5 वोल्ट, 3 माइक्रो एम्पियर, 6 वोल्ट, 3 माइक्रो एम्पियर, 7 वोल्ट, 3 माइक्रो एम्पियर। क्या करें? हमने कुछ नहीं किया, ये हो रहा था और वही मैं नोट कर रहा हूं। जो चीज हम यहां देखते हैं वही हम नोट कर देते हैं। तो शुरुआत में जब हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, करंट भी बढ़ना शुरू हो गई। वी आर वेरी ग्लैड, वी आर वेरी हैप्पी कि अरे वाह, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ रही है। फॉरवर्ड बायस की तरह नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाओ और करंट ना बढ़े, फॉरवर्ड बायस की तरह नहीं था। लेकिन एक निश्चित वोल्टेज जैसे ही आए ना, उसके बाद हम वोल्टेज कितना भी बढ़ाई दे रहे हैं, करंट रुक गई, बढ़ी नहीं रही करंट। हमने सोचा देखते हैं कब तक नहीं बढ़ेगी भाई। हम वोल्टेज बढ़ाते गए, देते गए उसको। 8 वोल्ट, 3 माइक्रो एम्पियर, 9 वोल्ट, इन्फिनिटी माइक्रो एम्पियर।
और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो मैंने लिख दिया 9 वोल्ट इन्फिनिटी माइक्रो एम्पियर, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। दिस इज ओनली फॉर मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। ये केवल आपको समझाने के लिए कि जब आप रिवर्स बायस कनेक्शन देंगे तो शुरुआत में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करंट भी क्या होते जाएगी, बढ़ेगी। एक निश्चित वोल्टेज के बाद चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा लो, करंट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी फिर एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि उस वोल्टेज पर जैसे ही आप पहुंचेंगे ना, करंट एकदम से इंफिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी करंट का मतलब है कि सर्किट के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा उसमें क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा ज्यादा बह सकती होगी उतनी बहना शुरू हो जाएगी। 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे बहना शुरू हो जाएगी। तो इंफिनिटी का मतलब है इतनी करंट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अरे करंट भी तो एक निश्चित मात्रा में ही आ सकती है, और वो डिपेंड करता है कि जो बैटरी आपने लगाई है उसकी भी तो क्षमता इतनी होनी चाहिए। तो इंफिनिटी का मीनिंग समझ रहे हैं आप? इंफिनिटी करंट आ गई मतलब जितनी सर्किट में मैक्सिमम बह सकती है उतना चालू हो गई बहना, कि उससे ज्यादा करंट फ्लो भी नहीं हो सकती सर्किट में, उतनी ज्यादा करंट इसमें बहना शुरू हो गई। 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। ये हमने देखा। तो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ रही थी यहां तक। इसके बाद वोल्टेज बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ रही थी यहां तक। तो हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट नहीं बढ़ती है, इस करंट को आप जानते हैं हम क्या बोलते हैं? इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा। सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा मतलब सर्किट में करंट की जो है वो संतृप्त हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। जैसे एक निश्चित, जैसे आपको खाना देना शुरू किया गया तो कुछ निश्चित मात्रा तक आप खाओगे, इसके बाद आपको रोटियों के ढेर में डुबा के रख दिया जाए, आप खाओगे नहीं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप क्या हो चुके हैं उस वक्त? आप संतृप्त हो चुके। कहते हैं मेरी आत्मा संतृप्त हो गई। तो ये सैचुरेटेड करंट है, फिर वो नहीं ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। और एक चीज, और जिस वोल्टेज पर आकर के करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगी, जिस वोल्टेज पर आकर के करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि जंक्शन पर क्या हो गया, एटम्स का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया है। तभी करंट इतनी हैवी करंट मिलना शुरू हो गई है, इतनी ज्यादा करंट मिलना शुरू हो गई है। तो ये वाला जो वोल्टेज होता है ना, इसको बउआ बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये कौन सी धारा है बेटा? संतृप्त धारा। ब्रेक डाउन वोल्टेज को हिंदी में बोला जाता है भंजक वोल्टता। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए संतृप्त धारा किसको कहते हैं, तो बड़ा सिंपल है। अगर किसी डिवाइस में हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं पर करंट की एक फिक्स वैल्यू है, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो करंट की वो वाली वैल्यू को हम क्या बोला करते हैं? संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट। भंजक वोल्टता क्या होती है? भंजक वोल्टता उस वोल्टता को कहते हैं, उस वोल्टेज को कहते हैं कि जो हम पीएन जंक्शन डायोड के दोनों सिरों के बीच अप्लाई करें, यानी कि उसकी सप्लाई दें और अचानक से सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। तो जितना वोल्टेज आने पर सर्किट में धारा का मान अचानक से बढ़ जाए, वो वाले वोल्टेज को हम भंजक वोल्टेज कहते हैं। तो छोटे छोटे डिफिनेशन ना आप निकालते रहिए इन सब से। जैसे इससे पहले भी हमने कुछ चर्चाएं की हैं, एक आई थी अवक्षय परत। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन पे अलग से भी पूछे जा सकते हैं। क्या होती है अवक्षय परत बताइए? पीएन संधि के दोनों तरफ एक परत बन जाती है जिसमें कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता है, इसे अवक्षय परत कहा जाता है। एक नंबर क्लियर हो गया। विभव प्राचीर पूछा जा सकता है कि विभव प्राचीर किसको कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड में अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच
जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसे हम बोला करते हैं विभव प्राचीर। समझ में आ गया? संतृप्त धारा किसको कहते हैं? संतृप्त धारा का मतलब होता है उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड में, उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड में एक निश्चित धारा ऐसी धारा होती है जिसमें अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी जाते हैं तो धारा का मान नहीं बढ़ता है। उस धारा को बोला जाता है संतृप्त धारा। ठीक है? ठीक। भंजक वोल्टता क्या होती है? उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड में, क्योंकि ये हमको अग्र अभिनत में नहीं मिला था, उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड में जब हम सप्लाइड वोल्टेज यानी कि आरोपित वोल्टता को बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर परिपथ में बहने वाली धारा का मान अचानक से यकायक बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर ये वाली प्रोसेस हो जाती है कि जैसे ही वो वोल्टेज पहुंचे सर्किट में देखा करंट इतनी ज्यादा हो गई जितनी मैक्सिमम बह सकती थी, उससे मैक्सिमम करंट सर्किट में बह नहीं सकती, इतनी मैक्सिमम हो गई करंट वहां पर। वो वाले वोल्टेज को, जितने वोल्ट पर वो करंट मिलना शुरू हो जाएगी मैक्सिमम वाली, वो वोल्टेज को हम बोलेंगे भंजक वोल्टता, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन जो होंगे ना, ये यहां से बीच बीच में निकलते रहेंगे, आप इनको अलग से डिफाइन कर सकते हैं, सबकी लिखी हुई है तो अलग से आप डिफाइन कर सकते हैं इनको निकाल करके। ठीक है ना? ये हमको मिला। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। टेबल बना लिया, टेबल से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए चले तो हमने जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाया था उसको हमने, जब आप चतुर्थांश बनाएंगे, ये तो समझते हैं ऐसा बनाने पर चतुर्थांश बन जाते हैं, 4 बनते, तो जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ था उसको हमने ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्या, कि ये वाली जो अक्ष होगी इसमें हम वोल्टेज लेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज और इधर की तरफ लिया करेंगे फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। इनका क्या मतलब है कि अगर आप फॉरवर्ड बायस ले रहे हो, जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, तो जितना वोल्टेज आप दोगे वो फॉरवर्ड वोल्टेज, जितनी करंट आपको मिलेगी फॉरवर्ड करंट। जब आप रिवर्स बायस कर दोगे तो जितना वोल्टेज आप उसको सप्लाई करोगे वो रिवर्स वोल्टेज, जो करंट आपको मिलेगी वो रिवर्स करंट। तो ऐसा अलग अलग कर लेने से थोड़ी हमें सुविधा ज्यादा रहती है। तो हमने ये चारों को ना अलग अलग कर लिया। हमने ऐसा अपने मन में सोच लिया क्या, कि अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो इसको ये वाला वोल्टेज लिया करेंगे और ये वाली करंट लेके ग्राफ बनाया करेंगे। इसलिए इसको हमने फॉरवर्ड वोल्टेज और इसको फॉरवर्ड करंट नाम दे दिया। फॉरवर्ड वोल्टेज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे रिवर्स वोल्टेज ले लिया हमने, ठीक, और फॉरवर्ड करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे रिवर्स करंट, कि जब हमारी जंक्शन पीएन जंक्शन रिवर्स बायस रखेंगे तो हम रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट की तरफ उसका ग्राफ बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक आपका फर्स्ट क्वार्टर में बनेगा और जो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका थर्ड क्वार्टर में बनेगा जाकर के। ये पहले चतुर्थांश में बना था, ये तीसरे में बनेगा चल करके। अब तो थोड़ा सा अलग भी रहेगा। अगर दोनों के एक ही बनाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आप मिला देंगे, आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि रिवर्स बायस का कौन सा था और फॉरवर्ड बायस का कौन सा था। तो थोड़ा सा इनमें भी अलगाव कर देने से ना अच्छा रहता है। तो हम जो रिवर्स बायस का ग्राफ बनाएंगे वो यहां पर बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें इधर की तरफ रिवर्स वोल्टेज लिया है मैंने और इधर की तरफ हमने रिवर्स करंट लिया है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ग्राफ हम बनाएंगे। रिवर्स करंट में हम मान लेते हैं 1 एम्पियर, इसको कुछ मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दूर तक जा सकते हैं जहां तक आपको जाना है। ओके, अब हमने ग्राफ बनाना है, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। 0 वोल्ट पर कितनी करंट? 0 माइक्रो एम्पियर, तो वोल्टेज 0, करंट भी 0, यहां पर पॉइंट बना। 1 वोल्ट पर 1 माइक्रो एम्पियर, ऐसे ही यहां पर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट,
5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे हमने लिया। 1 वोल्ट पर कितनी करंट है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये 1 वोल्ट और ये 1 माइक्रो एम्पियर, इसके सामने, इधर से इसके सामने, इधर से इसके सामने निशान लगा दिया हमने। 2 वोल्ट पर 2 माइक्रो एम्पियर, 2 वोल्ट पर 2 माइक्रो एम्पियर, इधर से इसके सामने और इधर से इसके सामने निशान लगा दिया। देखिए भैया हमने ऐसे इसके सामने और इधर से इसके सामने ये निशान यहां पर लग गया। अच्छा, 3 वोल्ट पर कितना? 3 माइक्रो एम्पियर। तो इधर से वोल्टेज में 3 लेना है और माइक्रो एम्पियर करंट में भी 3 लेना है। तो दोनों के सामने सामना मिला के यहां पर हमने फिर निशान लगा दिया। ठीक है ना? अच्छा, 4 वोल्ट पे कितनी? 3 माइक्रो एम्पियर। तो वोल्टेज में 4 और करंट में 3। वोल्टेज में 4 इसके सामने और करंट में 3 इसी के सामने, यहां पर निशान लगेगा। वोल्टेज में 5 और करंट में 3, तो वोल्टेज की तरफ 5 और करंट की तरफ 3 भी लेना है आपको, इससे बढ़ाना नहीं है। तो इधर 5 के सामने आएंगे पर इधर 3 के ही सामने रहना है हमको। इससे ऊपर यहां नहीं ले जाना हमको। 6, 7, 8 तक 3 ही 3 रखना है। तो 6 पर भी इतनी ही करंट, 7 पर भी 7 वोल्ट पर इतनी ही करंट, 8 वोल्ट पर भी इतनी ही करंट। 3 से और नहीं बढ़ रही है करंट। इसके बाद जैसे ही 9 वोल्ट आया, करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 9 वोल्ट आते ही करंट अचानक से बढ़ जाएगी, मतलब ग्राफ किधर की तरफ चल जाएगा? ऐसा नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, या ऐसा चलता जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। जितना करंट बढ़ेगी, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी 8, 9, 10 एम्पीयर जितनी आनी होगी सब आ जाएगी करंट फिर। तो ग्राफ कैसा चलेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका ग्राफ हमने बनाया शुरुआत में, तो वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ रही थी, यहां तक तो ग्राफ ऐसा आया। इसके बाद ये ऐसा चलेगा, तो इसके बाद ग्राफ ऐसा चला। वोल्टेज बढ़ाओ पर करंट नहीं बढ़ रही है। और जैसे ही 9 वोल्ट किया हमने, करंट अचानक से इतनी ज्यादा हो गई। समझ आ गया? 9 वोल्ट पर आके करंट ये हो गई इतनी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एम्पियर करंट आ गई सीधे। तो इस तरीके का हमको ये ग्राफ मिला। फिर से देखिए ध्यान से, सभी बच्चे देखेंगे। इस वाले पोर्शन पे क्या देख रहे हैं आप? वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ती है। इस वाले पोर्शन पे क्या देख रहे थे आप? वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ती है। इस वाले पोर्शन पर क्या देख रहे हैं? वोल्टेज ना बढ़ाओ करंट अपने आप बढ़ती है। समझ आया? नहीं समझ में आया? ये चीज हमने ग्राफ बनाकर देखा, लेकिन क्यों हुआ समझ नहीं पाए कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। ऐसा कौन सा एक्शन डायोड के भीतर में फूट पड़ा कि शुरुआत में करंट आई वोल्टेज के साथ, फिर करंट बढ़ना बंद हो गई और इसके बाद करंट मैक्सिमम 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 जितनी चाहें ले सकते हैं करंट उस समय आप। ऐसा क्या हो गया होगा उसके भीतर कि इतना इस तरीके का एक्शन शो हो रहा है उसमें? समझना चाहते हैं हम उसको, तो उसके लिए एक हेडिंग बनाई गई, एक्शन इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायस में क्या एक्शन हुआ है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अब ये बताओ ग्राफ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए? इसमें सैचुरेटेड करंट कौन सी है? 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर कौन सी करंट है? सैचुरेटेड करंट है ये। और ग्राफ के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है आप समझ जाएंगे। इस वाले हिस्से पर क्या हो रहा था? इस वाले हिस्से पर वोल्टेज क्या होती है? बढ़ रही है। करंट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहां से यहां तक वाले पोर्शन में क्या चल रहा है? वोल्टेज बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ रही है। समझ आ रहा है आपको? इस वाले हिस्से पर उसके बाद में क्या हो रहा है? वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हैं हम, करंट फिर भी बढ़ रही है
और बढ़ करके कहाँ पहुंच गई, आसमान छू गई, मैक्सिमम हो गई, जितना वो हो सकती थी अपनी दम के अनुसार, जितनी उसमें दम थी, जितनी इसमें पावर थी सर्किट में, उतनी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। 3 पार्ट में हमारा ग्राफ आया और ये एक्शन समझने के लिए हमने फिर से एक नया आर्टिकल बनाया, एक्शन इन रिवर्स बायसिंग। अब ये बताओ, ये वाला पूरा पोर्शन में कोई डाउट बचा आपको? सबको समझ आ रहा है ये चीज? तो एक्शन समझिए, पहले समझिए, बाद में लिखावट को पढ़ेंगे कि क्या लिखा गया है। समझने के लिए ये 2 चित्र हमने बना के रखे हैं पहले से ही, इनको समझने की कोशिश करिए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप जान गए होंगे ये कौन सा क्षेत्र हमने बना रखा है। इधर की तरफ हमने बना रखा है पी रीजन, और इधर की तरफ हमने क्या बना रखा है, एन रीजन। ठीक है, पी रीजन में कौन मेजॉरिटी में रहता है? होल्स मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। एन रीजन में मेजॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की। ठीक है, शुरुआत में पीएन जंक्शन डायोड जब बनती है तो क्या एक्शन होता है हमने पढ़ रखा है, समझ में आया? क्या पढ़ रखा है कि डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर की वजह से, डिप्लेशन लेयर की वजह से बहुसंख्यक वाहक तो नहीं आप पार कर पाते, लेकिन अल्पसंख्यक वाहक पार करना शुरू कर देते हैं जंक्शन को। अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से एक धारा बनती है जिसे अनुगमन धारा बोला गया था, और जब अनुगमन धारा विसरण धारा के बराबर हो जाएगी तो धारा का बहना बंद हो जाएगा। तब तक जितने अल्पसंख्यक वाहक बह चुके होंगे वो बह जाएंगे, जो बचे होंगे वो बचे होंगे। तो ये इसमें थोड़े से अल्पसंख्यक वाहक इसमें है, थोड़े से अल्पसंख्यक वाहक उसमें है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या हो चुका है, ये एन क्षेत्र का डिप्लेशन लेयर वाला ये वाला सतह पॉजिटिवली हो चुकी है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और अवक्षय वृत्त का इधर वाला पी क्षेत्र की तरफ वाला जो हिस्सा है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर हो चुका है। इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है जो कि एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू 0.7 आती थी, जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू 0.2 के बराबर आती है। क्लियर? यहां का इधर का पोटेंशियल हाई है, इधर का पोटेंशियल लो है, और बीच में धीरे धीरे जब इधर से इधर आओगे तो पोटेंशियल घटेगा। ये क्या शो करता है? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता मतलब हाई से लो की तरफ आओगे धीरे धीरे घट रही है, लो से हाई की तरफ जाओगे धीरे धीरे बढ़ रही है। और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो ये गैप आप देख रहे हैं, ये हाइट जो देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करता है कि इतना बड़ा बैरियर हो गया है जिसकी वजह से ना तो इसका कोई मेजॉरिटी इधर जा सकता है और ना इसका कोई मेजॉरिटी इधर आ सकता है। जंक्शन को पार करने की क्षमता उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जंक्शन के दोनों तरफ एक लेयर बन गई है जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस नहीं होने देती, पर माइनॉरिटी को ये क्रॉस हो जाने देती है। कब तक? लेकिन जब तक डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर नहीं हो जाती। जैसे बराबर हो जाएगा सारा का सारा कुछ वहीं रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जो जहां पर है वहीं रुका रहेगा। ठीक है, ओके। इतनी चीजें सेटअप हो चुकी हैं। अब हम आए और हमने क्या किया? हमने तो रिवर्स बायस दे दिया। रिवर्स बायस दे दिया मतलब ये जो एन क्षेत्र है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, और जो पी क्षेत्र है इसको कैसा पोटेंशियल दे दिया? नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। समझ में आ गया? रिवर्स बायसिंग तभी तो बोलते हैं कि पॉजिटिव जो हमारा पी रीजन है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। तो बेटा जैसे ही आप ऐसा करोगे, ठीक है ना, कि नेगेटिव एन को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं ये नेगेटिव क्षेत्र है, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, और होल्स के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इन सारे पॉजिटिव्स को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो पहले डिप्लेशन लेयर इतनी चौड़ी थी, विड्थ इतनी थी इसकी, ठीक। जैसे ही हमने इधर माइनस दिया और इधर प्लस दिया
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां जोड़ दिया जा करके। अब ये माइनस इन सारे प्लस को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करता है, उधर ढकेलता है। नहीं समझ में आया? इधर आपने क्या लगाया, पी की तरफ माइनस। ये माइनस क्या करेगा, आंसर है ये माइनस एन वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको ढकेलेगा उधर की तरफ, प्रतिकर्षित करेगा, और पी क्षेत्र के जो होल हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा। नहीं समझ में बात आई? क्योंकि ये नेगेटिव है, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये नेगेटिव इन नेगेटिव को ढकेलेगा बाहर की तरफ और पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा। ऐसे ही इधर वाला प्लस क्या करेगा, ये प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा और प्लस को क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। तो ये माइनस को खींचेगा और प्लस को दूर ढकेलेगा। तो प्लस और माइनस का क्या होगा अब आप समझ सकते हैं। जितने होल्स हैं यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है सब होल्स किधर आना शुरू हो जाएंगे, लेफ्ट साइड की राइट साइड में। होल्स लेफ्ट में आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि खींचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ढकेले जा रहे हैं तो ये राइट में जाना शुरू हो जाएंगे। उधर से ये होल्स को ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये लेफ्ट में और ये राइट में आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जब ये होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो बीच में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जो कि पहले सिर्फ इतना चौड़ा डिप्लेशन लेयर था, अब उसकी विड्थ कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? अच्छा, और एक चीज देखिए इसमें, और एक चीज आप देख सकते हैं, पोटेंशियल बैरियर का क्या हुआ। पहले दोनों के बीच कितना पोटेंशियल बैरियर है, इन द केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने बाहर से एक्सटर्नल इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, जिसका प्लस यहां लगाया है और माइनस हमने यहां पर लगाया है। बेटा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर होता है, प्लस टू माइनस। ये इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने नहीं लगाया। हमने जो लगाया है वो कहां है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये हमने लगाया है जंक्शन पर। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने लगाया है, और प्लस से माइनस। अब बताएं कि ये हमारे द्वारा आरोपित किया गया वैद्युत क्षेत्र इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा या इसका सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। समझ आ गया? तो अगर इसका खुद का कितना है 0.7, यहां पर इसका खुद का कितना था 0.7, अब हमने इधर से लगा दिया 1 वोल्ट, तो अब इसके क्रॉस टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1.7, जो कि पहले केवल कितना था 0.7, अब वो बढ़ के कितना हो गया 1.7। अगर हम 2 लगा देंगे तो 2.7, हम 4 लगा देंगे तो 4.7 हो गया, ये बढ़ गया। 0.7 में जब मेजॉरिटी को नहीं जाने दे रहा था तो 1.7 में तो और रोक देगा, वो क्यों जाने देगा। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट का क्या हुआ, आंसर है और ज्यादा हो गया, जो कि पहले 0.7 था अब वो 1.7 हो गया, 2.7 हो गया। जितना आप देते जाओगे उसमें 0.7 ऐड होते जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट का क्या होगा, और बढ़ जाएगी। अब डिप्लेशन लेयर बढ़ गई, इधर का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल ये है, इधर का पोटेंशियल लो ये है। और एक चीज देखिए, क्योंकि अब ये ज्यादा हो गया है, चौड़ाई ज्यादा बढ़ गई है इसकी, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। एक चीज याद रखिएगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिए। और देखिए यहां पर आकर सभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, आपसे नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज में परिवर्तन आया है, डिप्लेशन लेयर और चौड़ी हो गई है, पोटेंशियल बैरियर जो कि इतना छोटा था ये हाई हो गया और यहां तक आ गया, अब तो और हमें नहीं पार होने देगा। ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को बहुत ध्यान रखिए। इसलिए ये याद रखिएगा, यहां हाई पोटेंशियल बनाइए, यहां लो पोटेंशियल बनाइए, पर इसका जो ढलान है, जो ढलान यहां पर इसका बनेगा वही ढलान यहां पर इसका बनेगा।
आप इसका स्लोप और इसका स्लोप नहीं बदलेंगे, स्लोप नहीं बदलोगे, लेकिन चौड़ी हो जाने की वजह से ये और नीचे तक आ जाएगा। भाई अगर थोड़ा ध्यान से सब बच्चे देखो, अगर बउआ ये डिप्लेशन लेयर इतनी ही चौड़ी रहती तो पोटेंशियल बैरियर तो इतना ही आता जितना पहले था। अब क्या बढ़ गई है, चौड़ाई बढ़ गई ना, तो चौड़ाई बढ़ के यहां से यहां खिसक गई, तो ये चीज हमको यहां से बनाना पड़ा। तो ग्रेडियंट नहीं बदला, उसी ढाल पर जब हम और नीचे लेके आए तो हम देखते हैं कि बैरियर और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो क्या नहीं बदलना है आपको, ग्रेडियंट नहीं बदलना, विभव प्रवणता आपको चेंज नहीं करनी है। तो जो स्लोप यहां पर इसका रखा गया है वही स्लोप लेकर आप इस फिगर को बनाएंगे, ढाल नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर वाले में स्लोप ये बनाइए, नीचे वाले में स्लोप ये कर दो, ये नहीं करना है आपको। स्लोप दोनों का सेम रखेंगे, ग्रेडियंट चेंज नहीं होना क्योंकि। और उतने ही स्लोप में जब डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी तो ये और दूर आके यहां पर निगेटिव वोल्टेज इसको मिलेगा जा करके। अगर इतनी चौड़ी होती तो यहीं पर मिल जाता और ये हाइट बन जाती फिर उसकी, पर ऐसा तो है नहीं, डिप्लेशन लेयर तो और चौड़ी हो गई है, इसलिए उसी स्लोप के साथ हम इसको बनाएंगे। ठीक, अच्छा, तो ये इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब विभव प्रवणता। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल, हाँ, बैरियर। और बैरियर तो आप जानते हैं, बैरियर हमारा आवागमन बंद कर देता है ना। सरसौल क्रॉसिंग में बैरियर लग गया है, अब 1 साल तक नहीं आ जा सकते यार, है ना। तो उसका बैरियर कैसा हो गया, बहुत मजबूत कर दिया गया है। तो ये पोटेंशियल बैरियर, पहले की तुलना में बैरियर का क्या हुआ बताइए, बैरियर और ज्यादा हो गया। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश भी होती पहले, अब वो भी खत्म हो गई कि अब तो वो निराश हो गए, हताश हो गए कि अब तो हमारा आवागमन बिल्कुल ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, इसलिए सर्किट में अब आप बताइए, बैरियर और ऊंचा हो गया पहले की तुलना में, तो क्या सर्किट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को पार करके करंट को फ्लो कर पाएंगे? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। अगर करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो ये एक सुचालक है कि ये एक कुचालक है, ये एक कुचालक है। समझ में आ गया? तो पढ़ लेते हैं थोड़ा जरा क्या लिखा गया है। यहां से देखिए लिखा गया है, क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत होने पर, ठीक है, संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत होने पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। देखा आपने, पहले इतनी चौड़ी थी, अब ये इतनी चौड़ी हो गई है, चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए संधि का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई तो ये तो और पार करना मुश्किल हो गया इनको। जब पार करना और मुश्किल हो गया, इसका मतलब अवरोध ज्यादा हो गया। अवरोध ही तो, अवरोध को ही तो प्रतिरोध बोलते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ गया। इसका मतलब विभव प्राचीर की ऊंचाई अब और अधिक हो जाती है। देखो ना, पहले बस इतना ऊंचा विभव प्राचीर था, इतना सा, अब ये विभव प्राचीर इतना सा हो गया, हाइट और ज्यादा हो गई। परिणाम स्वरूप संधि के आर पार बहुसंख्यक वाहकों का प्रवाह अब हो ही नहीं सकता। सच है, बैरियर ऊंचा हो गया, यहां तक आ गया, डिप्लेशन लेयर वाइडन हो चुकी है, तो अब तो बहुसंख्यक वाहकों का प्रवाह भूल ही जाओ, अब प्रवाह तो हो नहीं सकता। अगर बहुसंख्यक वाहकों का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, अतः संधि के आर पार बहुसंख्यक वाहकों के कारण वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो किसकी वजह से धारा नहीं बहती? बहुसंख्यक वाहकों की वजह से कोई धारा नहीं बहती। और उनकी वजह से बहती तो कुछ अच्छा भी लगता, क्योंकि नंबर उनका ज्यादा था, धारा बहती तो बढ़िया धारा मिलती अच्छे से। और डायोड एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। अब आप सोचोगे सब तो बता दिया, तो फिर धारा बह कह रही है इसमें। ये जो करंट है, ये इसमें आपको समझना है। फिर आगे का पोर्शन, ये करंट बहुसंख्यक वाहकों की वजह से नहीं मिलती आपको, ये करंट अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से मिलती है। कैसे अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से मिलती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए जरा। ये जो डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो गई है, बैरियर बढ़ गया है, ये बैरियर किसके लिए बैरियर है, पहले से ही आप जानते हो। ये बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर है,
पर ये माइनॉरिटी को तो अलाउ करता है, उसके लिए तो सीधा पड़ता है। तो ये जितने भी माइनॉरिटी है ना इस पे, ये जो p रीजन में इलेक्ट्रॉन और n रीजन में जो होल्स माइनॉरिटी में रहते हैं, मेजॉरिटी को इसने रोक दिया बैरियर ने, पर माइनॉरिटी को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना p क्षेत्र के, ये इसको पार करके बड़े आराम से चले जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन पार करके यहाँ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, पार किया, यहां पहुंचे, इस तार के द्वारा प्लस, क्योंकि प्लस उनका अल्टीमेट टारगेट है, प्लस में पहुंचे, यहां बैटरी के पॉजिटिव में चले गए, प्लस तक तो जाना था उनको। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस प्लस में पहुंचेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पर आ जाएगा। बैटरी इसलिए लगा ही गई है ताकि एनर्जी की कमी ना पड़े। तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां का गायब हुआ था, भाई एक इलेक्ट्रॉन चल के यहां पर आ गया था, वो एक इलेक्ट्रॉन बैटरी ने दे दिया उसको। अब बैटरी लगातार इलेक्ट्रॉन देगी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो ठीक है, डिस्चार्ज तो होगी, हम तो जानते हैं। ऐसे ही जो होल्स है वो इधर आएंगे, ये होल्स इसको पार करके इधर आ जाएंगे, और जैसे यहां पर पहुंचेंगे होल्स, यहां से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर आएगा उस, क्योंकि होल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। होल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे ही इसको पता चलेगा कि एक होल यहां पर पहुंचा, ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चिट से निकलेगा और उस होल को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहां पर एक होल की कमी पड़ी तो तुरंत यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे चला जाता है, तो एक होल कम हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया। फिलहाल उतने बड़े एक्शन की आपको जरूरत नहीं है, आप ये बस समझ लीजिए कि माइनॉरिटी में क्या होने लगा। ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब ऐसे जाना शुरू कर दिए, कैसे, P से N की तरफ, समझ रहे हैं। और जितने ये होल्स है माइनॉरिटी वाले, ये सब N से P की तरफ जाना शुरू कर दिए। तो अब ध्यान से समझिएगा, माइनॉरिटी के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, P से N, इसलिए करंट किधर से किधर बहेगी, N से P, इलेक्ट्रॉन के उल्टा चलती है करंट। तो ये करंट जो बनेगी इसमें थोड़ी बहुत, वो किधर से किधर बहेगी, N से P की तरफ बहेगी। और ये वाली करंट किसकी वजह से बन रही है, ध्यान रखिए दो चीजें। पहली बात तो इस वाली करंट के चार्ज कैरियर कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। और ये वाली करंट कम है कि ज्यादा है, तो आंसर है जब बहुत कम चार्ज कैरियर है, नंबर कम है, तो करंट भी इनकी कैसी होगी, तो छोटी करंट मिलती है आपको, और ये वो करंट मिलती है। लेकिन ये तीन हिस्सों में कैसे बटी हुई है, इसको समझने की एक जरूरत है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। बाई चांस इसमें टोटल मैंने देखा 100 माइनॉरिटी हैं, गौर से समझिएगा इस चीज को। अभी ये सारे पोर्शन आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। पहले पोर्शन को समझिए कि जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे और करंट बढ़ रही थी, क्या हुआ, हमने देखा कि इस जंक्शन में कितने सारे माइनॉरिटी हैं, 100 मान लिया। तो जब हम शुरू में वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखो मेजॉरिटी को तो भूल ही गए, वो तो बह नहीं सकता, माइनॉरिटी की केवल बात करिए। माइनॉरिटी में कितने हैं, 100, मेजॉरिटी में 1 करोड़ है, लेकिन माइनॉरिटी केवल कितना है, बहुत कम संख्या में होगा ये, माइनॉरिटी केवल 100 है। अब हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, जब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो माइनॉरिटी ने जंक्शन को क्रॉस किया, 20 ने क्रॉस कर दिया। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर कितने क्रॉस कर गए, 20, तो 20 ने क्रॉस किया, 20 के बराबर की करंट मिलेगी आपको, समझ में आ गया। थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया, अब 60 पार कर गए, करंट पहले की तुलना में क्या होगी, बढ़ी। तो वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। वोल्टेज हमने और बढ़ा दिया थोड़ा सा, वोल्टेज हमने 1 वोल्ट किया, माइनॉरिटी 20 पार होना शुरू हो गए, 20 के बराबर की करंट मिल गई आपको। हमने वोल्टेज बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया, अब माइनॉरिटी 60 पार होना शुरू हो गए जंक्शन को, उनके बराबर की करंट 2 एम्पियर मिल गई हमको। वोल्टेज हमने और थोड़ा सा बढ़ा दिया, माइनॉरिटी 100 माइनॉरिटी जंक्शन को पार करना शुरू कर दिया, 100 माइनॉरिटी ने जंक्शन को पार करना शुरू कर दिया, उनके बराबर की करंट 3 एम्पियर हमको मिल गई। हमने वोल्टेज बढ़ा के 4 एम्पियर कर दिया, आप कितने माइनॉरिटी जंक्शन को क्रॉस करेंगे, 100। क्यों, क्योंकि 100 माइनॉरिटी ही है ही वहां पर, 100 से ज्यादा माइनॉरिटी है ही नहीं। तो आप 4 वोल्ट कर दोगे तो कितने माइनॉरिटी जंक्शन क्रॉस करेंगे, 100। 5 कर दिया तो भी 100, 6 कर दिया तो भी, 7 में 100, 8 में, अब बढ़ रहे हैं क्या चार्ज। तो शुरू में क्या हुआ, शुरू में 1 वोल्ट पर 20,
2 वोल्ट पर 60, 3 वोल्ट पर 100, 4 वोल्ट पर 100, 5 वोल्ट पर 100। क्यों? क्योंकि 100 माइनॉरिटी है ही वहां पर, 100 से ज्यादा माइनॉरिटी है ही नहीं ना। कुछ बात समझ में आई? तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया कि शुरू में ये क्यों बढ़ी थी करंट, समझ आ गया? क्योंकि जब 1 वोल्ट दिया तो 20, 2 पर 60, 3 पर 100, इसलिए शुरुआत में 20 से 60, 60 से 100 उसकी करंट बढ़ रही थी। इसके बाद 4 पे 100, 5 पे 100, 6 पे 100, 7 पे 100, 8 पे 100, इसलिए करंट बढ़ी ही नहीं, करंट का बढ़ना बंद हो गया। ये 2 हिस्से समझ में आ गए आपको? फिर यहां क्या हो गया जो अचानक से करंट बढ़ गई? बड़ा सिंपल है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dR। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे हर चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो मटेरियल है इनमें होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे एटम भी इनके भीतर हैं जिनके अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला हुआ है। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, 8 वोल्ट तक आपने बढ़ा दिया, ये उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज हो गया है। इतना हाई वोल्टेज आपने कर दिया तो उस वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है बढ़ करके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ करके बहुत ज्यादा हो गया तो हर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी कैसा हो गया। अब एक एटम का सोचिए, परमाणु का। परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके पास कैसा चार्ज होता है, प्लस, और उसके चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बउआ जब इतना ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है ना, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस डिवाइस के भीतर जितने साबुत एटम हैं जिनके विचारों के अभी तक इलेक्ट्रॉन टूटे नहीं थे, अब उनमें भी क्या शुरू हो जाएगा, उनमें भी प्लस चार्ज है न्यूक्लियस और माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो जब इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे ना तो उनके सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक तरफ फोर्स लगाया जाएगा और पॉजिटिव उनका एक तरफ खींचा जाएगा, और 9 वोल्ट आते आते इतना ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा कि इतना तेज फोर्स लगेगा कि इनके परखच्चे उड़ जाएंगे बेचारों के। किसके? होल्स के, इलेक्ट्रॉन्स के? नो, जो उसके भीतर बेचारे एटम तक बैठे थे उनके भी परखच्चे उड़ना शुरू हो गए। इतना हाई वोल्टेज आपने दे दिया उससे। कुछ बात समझ में आई? तो क्योंकि एटम के पास प्लस भी है, एटम के पास माइनस भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है, आपको पता भी है। समझ में आया? तो जब वोल्टेज इतना ज्यादा कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने से हर चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो जितने एटम हैं उनका पॉजिटिव एक तरफ फोर्स लगाया जाएगा और उनके नेगेटिव पर दूसरी तरफ फोर्स लगाया जाएगा, और 9 वोल्ट आते आते धड़ाम हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब उनके अंदर के जितने एटम होंगे वो भी बेचारे, उनके भी न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, सब तितर बितर हो जाएगा। अब अचानक से आप सोचिए, जैसे ही 9 वोल्ट किया, अंदर में क्या शुरू हो गया, अंदर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। किसकी तोड़फोड़ होने लगी? एटम्स की तोड़फोड़ होने लगी। एटम्स के इलेक्ट्रॉन ऐसा टूटने लगे, चटाचट चटाचट टूटना शुरू हो गए, और इकट्ठे हमने देखा 1 करोड़ एटम टूट गया उसके भीतर में से। अब 1 करोड़ एटम टूटा तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी निकले। पहले माइनॉरिटी का क्या था, 100, और अब माइनॉरिटी कितना हो गया, 1 करोड़। 100 से 100 से अचानक 1 करोड़ होना करंट को इतना ही बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? तो जो इतनी करंट अचानक से बढ़ रही है ना, ये 100 के बाद लगातार 1 करोड़ होने के बाहर होने की वजह से ये हो गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वोल्टेज आने पर पदार्थ के अंदर के परमाणुओं का क्या शुरू हो गया, ब्रेक डाउन, भंजन स्टार्ट हो गया। इसलिए इस वोल्टेज को हम बोल देते हैं भंजन वोल्टता, भंजक वोल्टता, जो भी मनसा है, ब्रेक डाउन वोल्टेज हम कहते हैं अंग्रेजी में इसका। आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको इस ग्राफ के समझ में आ गए। इसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ी। क्यों? क्योंकि तब वोल्टेज बढ़ाते थे तो पहले 20 हुए 0 से, 20 के 60, 60 के 100, करंट बढ़ रही थी।
फिर इसके बाद वोल्टेज बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि 100 पूरे जाना शुरू हो गए। फिर इसके बाद वोल्टेज बढ़ाया तो करंट अचानक क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि उसके भीतर, जंक्शन के भीतर अचानक से एटम्स का क्या स्टार्ट हो गया? ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। और ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाने से इतने सारे एटम टूट गए कि अचानक से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल पड़े, 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल पड़े। अब जो कि पहले केवल 100 थे नंबर में, अब वो 1 लाख अगर हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है, तो करंट अचानक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी आप 100 के नोट देखते हो, अचानक 1 करोड़ रुपए की हड्डी देख लो, भाई ला जाओगे अचानक से, है कि नहीं? तो ऐसे करंट में भी हो गया। 100 इलेक्ट्रॉन देख रहे थे लोग माइनॉरिटी में, अचानक से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन मिल गए। करंट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जितनी बह सकती थी उतनी करंट बह के आ गई सर्किट में हमारे। ये माइनॉरिटी की वजह से होता है। अब इसको पढ़िए, देखिए इसके बारे में भी कुछ लिखा है मैंने, अभी वो पढ़ा नहीं है हमने। परंतु यह विभव प्राचीर अल्पसंख्यक वाहकों को संधि के आर पार प्रवाहित होने देता है। समझ आ रहा है? नहीं समझ में? पक्का। ये विभव प्राचीर यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है, ये बैरियर किसके लिए था? मेजॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी के लिए तो बैरियर नहीं है ना। अल्पसंख्यक वाहकों को संधि के आर पार क्या करने देता है? चले जाने देता है। इसलिए प्रारंभ में वोल्टेज के साथ संधि को पार करने वाले अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। शुरुआत में भी 0 से 20, 20 से 60, 60 से 100 हुए थे। तो प्रारंभ में वोल्टेज बढ़ाओ और अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या क्या होती थी? बढ़ती थी, बढ़ती है। तथा एक निश्चित वोल्टेज आने पर अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि 100 जितने थे सब चलना शुरू कर दिए, बढ़ना बंद हो जाती है और अल्पसंख्यक वाहकों के कण प्रवाहित धारा भी संतृप्त हो जाती है। मतलब उससे ज्यादा करंट हमको सर्किट में नहीं मिलती। अब यदि उत्क्रम वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाया जाता है, इसके बाद भी अगर हम उत्क्रम वोल्टेज का मान और ज्यादा बढ़ाते हैं तो उत्क्रम धारा का मान तो नहीं बढ़ता, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, फ्लैट हो गया ग्राफ। उत्क्रम धारा का मान तो नहीं बढ़ता, परंतु एक निश्चित उच्च उत्क्रम वोल्टेज आने पर, जब एक हाई रिवर्स वोल्टेज हमको मिला, उच्च उत्क्रम वोल्टेज आने पर संधि डायोड के परमाणुओं का क्या स्टार्ट हो गया? भंजन जरूर शुरू हो गया। धारा तो नहीं बढ़ी, पर एक हाई वोल्टेज आने पर, हाई रिवर्स वोल्टेज आने पर ब्रेक डाउन शुरू हो गया, भंजन होने लगता है और परिपथ में अचानक उत्क्रम धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। दैट्स इट, बस इतना सा है केवल। तो ये हमने क्या कर लिया भाई आज? ये हमने क्या कर लिया? रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक बना लिया हमने इसका। आपको समझ आया कि नहीं आया? हमने तो बना लिया, समझा दिया, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए। तो आज इतना ही फिजिक्स में रखेंगे। मुझे लगता है कि आप ये सारी चीज समझ चुके हैं, तो आज इतना ही रख लेते हैं फिजिक्स में। आगे और पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलते हैं फिरते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।